नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका स्वागत है। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह जी। आइए आज हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। अगर हम बात करें तो इन दिनों आपका विभाग जो है चर्चा में है, कई दिनों से है, क्योंकि पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव, इस पे सबकी अगर हम कहें तो निगाहें थी, चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, चाहे जनता है। बहुत देर हो गई अनाउंसमेंट में, हालांकि कैसे आप देख रहे हैं इसको? हाँ, इलेक्शन में देर हुई विभिन्न कारणों से। एक तो कोरोना ने थोड़ा सा डिले किया, फिर जो रिजर्वेशन हुए थे अर्बन बॉडीज़ के, उनको लेकर के हाई कोर्ट से स्टे हो गया। पंचायत को लेकर के कुछ इश्यूज़ हुए। फाइनली माननीय उच्चतम न्यायालय ने 18 मई को आदेश दिया, जिसमें उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को समय दिया 1 हफ्ते का, कि इस 1 हफ्ते में वो अपना रिजर्वेशन पूरा करें। वो पेंडिंग था, जिसके कारण हम चुनाव नहीं करा पा रहे थे। और उसके बाद हमें 1 हफ्ते का समय दिया कि जब आरक्षण हो जाए उसके 1 हफ्ते के अंदर आप जितने भी पेंडिंग इलेक्शंस हैं सारे डिक्लेयर करिए। तो पेंडिंग में हमारे यहाँ पंचायत और अर्बन बॉडीज़ दोनों थे। तो हमने पहले 27 तारीख को पंचायत के इलेक्शंस डिक्लेयर किए और फिर 1 जून को अर्बन बॉडीज़ के इलेक्शन डिक्लेयर किए। देखिए, डिले तो विभिन्न कारणों से हुए हैं। एक तो कोरोना था, उसके बाद ओबीसी आरक्षण का जो इशू था कोर्ट में चल रहा था। लेकिन चुनाव कराने का डिसीजन निर्वाचन आयोग का होता है। तो एज ए आयुक्त क्या आप ये स्टेप नहीं ले सकते थे? क्या स्टेप? कि चुनाव पहले हो जाए या टाइम से हो जाए? चुनाव की बहुत कोशिश हमने की, लेकिन अगर माननीय हाई कोर्ट का स्टे है अर्बन बॉडीज़ पे, तो हम चुनाव नहीं करा सकते। और बहुत सारे केसेस अलग अलग हाई कोर्ट्स में लगे थे। तो हमने माननीय उच्चतम न्यायालय में चीफ जस्टिस महोदय के सामने दरखास्त लगाई कि सारे केसेस एक जगह ले लीजिए। तो सारे केसेस उन्होंने अपने यहाँ एक जगह ले लिया। फिर हमने वहाँ पे दरखास्त लगाई कि इनकी जल्दी सुनवाई हो जाए और कुछ फ़ैसला हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब केसेस वापस किए थे हाई कोर्ट को, तो 3 महीने का समय सरकार को दिया था कि उस बीच में वो आरक्षण में यदि परिवर्तन करना चाहें तो परिवर्तन कर लें। राज्य शासन ने परिवर्तन किया नहीं, तो फिर उनमें उन केसेस में आदेश होना था, वो हो नहीं पाया था जी। तो हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की। हम कोर्ट में भी गए और जल्दी सुनवाई की एप्लीकेशन हमने लगाई, जो हम कर सकते थे। अगर कोई चीज़ कोर्ट्स में पेंडिंग है तो हम इतना ही कर सकते हैं कि हम भी कोर्ट में जाएं। सुप्रीम कोर्ट में भी जो केस था वो लगाया किसी ने था शासन के खिलाफ, हमारे खिलाफ नहीं लगाया था। लेकिन हम इंटरवीनर बन के पहुँच गए और हमने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि साहब, हम चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप तो हमें जो हमारे रोड ब्लॉक्स हैं उनको हटाने जैसा आदेश दीजिए, हम तुरंत चुनाव कराएंगे। तो जितनी बार जितने कोर्ट्स में हम गए, हर कोर्ट्स में हम ये कहते रहे कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं, हमने पूरी तैयारी कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट में भी हमने कहा कि हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जब 1 हफ्ते का समय दिया सरकार को, तो हमें भी 1 ही हफ्ते का समय दिया कि आप चूंकि पूरी तरह तैयार हैं तो 1 हफ्ते में सब डिक्लेयर करिए। हमने कर दिया। तो आप लोग बिल्कुल तैयार थे 1 हफ्ते में? यू डिक्लेयर्ड? हाँ, आपने डिक्लेयर। तो हम बहुत पहले से तैयार हैं, क्योंकि हमारे जिस दिन इलेक्शन ड्यू हो गए थे हम उस दिन से तैयार हैं जी। अब इलेक्शन डिक्लेयर हो गए हैं। एक कंफ्यूजन है अगर देखें इसको तो जनता के मन में, क्योंकि अप्रत्यक्ष प्रणाली और प्रत्यक्ष प्रणाली दोनों तरीके से चुनाव हो रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? जो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष में कंफ्यूजन नहीं है। जो नगर निगम है, केवल 16 नगर निगम हैं मध्य प्रदेश में, उनमें जो महापौर होंगे उनका चुनाव डायरेक्ट होगा। यानी महापौर पद के लिए लोग खड़े होंगे और पूरी जनता वोट डालेगी, उनके लिए ये डायरेक्ट चुनाव हो गया। बाकी जो नगर पालिकाएँ हैं, नगर परिषद हैं, वहाँ पर केवल पार्षद चुने जाएंगे और पार्षद मिल करके अपना अध्यक्ष चुनेंगे। ये अप्रत्यक्ष प्रणाली है। मतलब केवल महापौर डायरेक्ट चुने जाएंगे और जितने अध्यक्ष चुने जाएंगे वो चाहे नगर पालिका में हो या नगर परिषद में हो, वो पार्षदों द्वारा चुने जाएंगे, जनता द्वारा नहीं चुने जाएंगे। ये अप्रत्यक्ष का अर्थ है जी।
हम अगर पिछली बार की बात करें, जब 2018 में कांग्रेस की सरकार आई थी, तो उसने महापौर के इलेक्शन को भी अप्रत्यक्ष कर दिया था, लेकिन बीजेपी की सरकार वापस आई और उसने उस फैसले, अपने पुराने फैसले को बहाल कर दिया। आप क्या समझते हैं कि दोनों में से कौन सा बेहतर फैसला है? चूँकि महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, रोल सरकार का है। तो जब तक हम इस कुर्सी पर बैठे हैं तब तक हमारे लिए इस प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं है। जब हम रिटायर हो जाएंगे तब हम आपको अपना व्यू बताएंगे कि क्या अच्छा है। हालांकि मेरा व्यू मैं बता भी सकता हूं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर प्रत्यक्ष चुने जाएं तो या अप्रत्यक्ष चुने जाएं तो, अल्टीमेटली जनता के द्वारा ही चुने जा रहे हैं। जी, चलिए, चूँकि पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव है, गांव का सवाल है, और गांव में कई बार हम ये देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं कि वहाँ पे जब इलेक्शंस होते हैं, वोट डलते हैं, तो कई बार वॉयलेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत हिंसा की घटनाएं आती हैं। तो आयोग किस तरह से सुरक्षा की तैयारी और क्या तैयारियां कर रहा है? जो बहुत वायलेंस की बात है वो मध्य प्रदेश में इतना नहीं होता है। जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं उनमें बहुत वायलेंस हो सकती है, दूसरे स्टेट्स में होती है, मध्य प्रदेश में नहीं होती। हमारे यहाँ कुछ चिन्हित क्षेत्र हैं जहाँ पर वायलेंस हो जाया करती है, और वो केवल पंचायत चुनावों में नहीं, विधानसभा चुनाव में भी हो जाती है। बट देयर आर ओनली स्मॉल पॉकेट्स पूरे हमारे स्टेट में। हम जब चुनाव करते हैं, वो चाहे पार्लियामेंट के हों या विधानसभा के हों, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है, या पंचायत और नगर निगम के हों, तो हम पूर्व इतिहास को ध्यान में रख करके और वर्तमान जो क्लैशेस हैं सोसाइटी में उनको ध्यान में रख करके आइडेंटिफाई करते हैं मतदान केंद्र, कि कौन से मतदान केंद्र संवेदनशील हैं जहां पे घटना घटने की संभावना है, और कौन से मतदान केंद्र ऐसे हैं जो अति संवेदनशील हैं जहां घटना घटने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। इन पर हम विशेष सुरक्षा प्रबंध करते हैं, और हर चुनाव से पहले बहुत ज़्यादा फोकस संवेदनशील और असंवेदनशील मतदान केंद्रों पर होता है। जी, तो संवेदनशील क्षेत्र आपके हिसाब से, आपके जो अगर हम इतिहास की बात करें, प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से अभी कौन से हैं? पूरे प्रदेश में हैं, चूँकि जो लड़ाई झगड़े मनमुटाव पूरे प्रदेश में होते हैं, तो ये जो संवेदनशील मतदान केंद्र और अति संवेदनशील मतदान केंद्र ये हमारे पूरे स्टेट में हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि जिसे आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन संवेदनशील या अति संवेदनशील मान रहा हो, वहाँ एक्चुअली कभी कोई घटना हुई हो, ये होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन आज की परिस्थिति में जो कलेक्टर और एसपी अपने ग्राउंड लेवल पर इवैल्यूएट करते हैं, वो संवेदनशील या असंवेदनशील उसको चिन्हांकित करते हैं। हम नहीं करते संवेदनशील या अति संवेदनशील, हम ज़िला प्रशासन से ही मांगते हैं, और वो अपने ग्राउंड रियलिटी के आधार पर, ग्राउंड एक्सपीरियंस के आधार पर इनको तदनुसार चिन्हांकित करते हैं और हमें भेजते हैं। और फिर हम जब सुरक्षा प्रबंध रिव्यू कर रहे होते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि इन मतदान केंद्रों पर विशेष व्यवस्था की गई है कि नहीं। आपने इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं कि एसपी और कलेक्टर जो है वो साथ साथ दौरे पे जाएं, तो इसके पीछे सीधा सा उद्देश्य ये है कि जो मतदाता है उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस पैदा होता है जब कलेक्टर और एसपी साथ में मूव करते हैं, जनता से बात करते हैं, उन्हें अश्योर करते हैं कि वो निडर होकर के बाहर निकलें और वोट डालें, किसी तरीके की चिंता की ज़रूरत नहीं है, और ज़िला प्रशासन अपनी पूरी व्यवस्था कर रहा है। ज़िला प्रशासन वैसे भी व्यवस्था करता है, बट कोई भी ऐसा स्टेप जो पब्लिक के कॉन्फिडेंस को एनहांस करने में, इन्फोर्स करने में कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो वाई नॉट। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि कॉन्फिडेंस बूस्टर रहेगा ये एसपी और कलेक्टर का दौरा। इन चुनाव में ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? कि ईवीएम पे बहुत सवाल उठते हैं, जो पार्टी जीतती है वो नहीं उठाती, और जो अपोजिशन है वो ईवीएम पे सवाल उठाता है। ईवीएम पर प्रश्न उठते हैं, लेकिन ईवीएम बड़ा फेल सेफ सिस्टम है, उसको टैंपर नहीं किया जा सकता। ईवीएम बनती ही ऐसे है कि अगर उसे टैंपर करने की कोशिश की गई तो वो फैक्ट्री मोड में चली जाती है,
फैक्ट्री मोड में जाने का मतलब कि अब ये मशीन यूज़ नहीं हो सकती, इसे फैक्ट्री भेजना पड़ेगा और फैक्ट्री में जा कर के ही रीफॉर्मेट होगी, अदरवाइज़ अब ये काम नहीं करेगी, इस ईवीएम को बदलिए, दूसरी ले आइए। तो ये तो इसका सेफ्टी मैकेनिज़्म है। मैं ECIL बनाता है हमारी ईवीएम्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो एक छोटा सा काम है उनका ईवीएम बनाना, उनके और बहुत बड़े काम हैं जो भारत सरकार के बहुत महत्वपूर्ण कार्य वो करते हैं। तो वहाँ जा कर के मैंने इनकी पूरी प्रोसेस देखी है और उसमें क्या सेफ्टी मैकेनिज़्म ये लोग अपनाते हैं, बहुत विस्तार से उसे देखने और समझने की कोशिश की है मैंने। और मैं कन्विंस्ड हूँ कि ईवीएम बहुत सुदृढ़ सिस्टम है। बहुत सारे देश इसको फॉलो कर रहे हैं, हमसे ईवीएम मशीनें मांगते हैं, हमारे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारी हैं वो जाते हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं, तो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी है। ये और बात है कि बहुत सारे देश इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, ईच टू हिज ओन, दैट डज़ नॉट मीन कि इसमें किसी तरीके की कोई कमी है। तो ईवीएम को लेकर के मुझे कोई शंका नहीं है। इतने बड़े इलेक्शन कमीशन जिसने इतने इलेक्शन कराए हैं उन्हें भी कोई शंका नहीं। इनफैक्ट जब इस पे सवाल उठाए गए थे तो इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम ला के रख दी थी, एक डेट दे दी थी कि जो भी चाहे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंजीनियर आए इसे टैंपर करके दिखाए। कोई नहीं गया, नोबडी वेंट, वो वहीं ईवीएम पड़ी रही। हाँ। खैर, तो एक प्रश्न का उत्तर ये कि ईवीएम को लेकर के प्रॉब्लम नहीं है। हम दोनों क्यों यूज़ कर रहे हैं? हम दोनों इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास केवल 55,000 ईवीएम है। जब हम पंचायत के चुनाव अकेले कराते हैं तो हमें 3 राउंड में चुनाव कराने पड़ते हैं और ईवीएम को इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल करना पड़ता है। ईवीएम को इस्तेमाल करने के बाद उसकी पूरी क्लीनिंग होती है, उसमें DMM होता है, डिटैचेबल मेमोरी मॉड्यूल, वो हम निकाल लेते हैं जिसमें सारे वोट्स की मेमोरी होती है। बाकी मशीन को क्लीन करते हैं, रीसेट करते हैं, उसका फर्स्ट लेवल चेक होता है। ECIL हैदराबाद के इंजीनियर्स आते हैं। अभी भी अर्बन बॉडी में हम चूँकि यूज़ कर रहे हैं तो 350 इंजीनियर उनके आए थे, हमारे हर ज़िले में गए, उन्होंने ईवीएम्स का फर्स्ट लेवल चेक किया। अभी जब उसकी दोबारा सेटिंग वो करेंगे इलेक्शन के पहले तो फिर सारे इंजीनियर आएंगे, फिर से उसका सेटिंग अप होगा और वो इलेक्शन तक पूरे समय तक यहाँ पर इंजीनियर्स रहेंगे। 55,000 ईवीएम मशीनों से हमें पंचायत का चुनाव कराने में 2.5 महीने लगते हैं, क्योंकि एक बार यूज़ हो चुकी ईवीएम को दोबारा यूज़ करने में हमें 22-23 दिन लगते हैं। जब हम इलेक्शन डिक्लेयर करते हैं तब से ले कर के और ईवीएम का इस्तेमाल 3 राउंड में हमें 2 महीना तो ऐसे ही लग जाएगा केवल ईवीएम में, तो बहुत लंबा समय उसमें लगता। जब पंचायत के चुनाव हम पहले करने जा रहे थे, जो हम नहीं कर पाए, उस समय भी हम पंचायत के चुनाव ईवीएम से ही कर रहे थे, क्योंकि हम केवल पंचायत का चुनाव कर रहे थे। अभी भी अगर माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमें ये सुविधा दी होती कि एक चुनाव कर लो फिर दूसरा करो, तो चूंकि बरसात है तो हम पंचायत पहले करते, जब उसे ख़त्म कर लेते तब अर्बन बॉडी अनाउंस करते और अर्बन बॉडी करते। इन दैट केस हम दोनों चुनाव ईवीएम से करते हैं। अभी चूंकि हमें 1 हफ्ते के अंदर दोनों इलेक्शन डिक्लेयर करने हैं, तो अगर हम पंचायत का इलेक्शन करें, जो अगर हम मतपेटी से करते हैं तो हम 4-5 दिन के गैप में 3 राउंड कर सकते हैं, जैसा कि हम अभी कर रहे हैं, और उसका हम फ़ायदा भी ले रहे हैं। पंचायत का 2 राउंड ख़त्म होने पर तीसरा राउंड होने से पहले हम अर्बन बॉडी का एक इलेक्शन करा ले रहे हैं, जो 25 जून को, 1 जुलाई को और 8 जुलाई को 3 राउंड हैं हमारे पंचायत के। हम 6 जुलाई को अर्बन बॉडीज़ के चुनाव करा रहे हैं, जिसमें करीब 11 नगर निगम हम ले रहे हैं। जितने बड़े नगर निगम हैं उनको हम फर्स्ट राउंड में ले रहे हैं। तो कोशिश ये हुई कि आचरण संहिता बहुत लंबी नहीं चले, नहीं तो वो सारा कामधाम स्टेट का रुक जाता है। इसीलिए पहले हमने पंचायत के चुनाव जब डिक्लेयर किए तो 30 तारीख से नामांकन लेना शुरू करा दिया। 1 तारीख को हमने अर्बन बॉडी के इलेक्शन डिक्लेयर कराए। अब जो 30 तारीख से नॉमिनेशन लिए जा रहे हैं वो 6 तारीख को ख़त्म हो जाएंगे और 10 तारीख को सिंबल अलॉटमेंट हो जाएगा, वो एक काम पूरा हो जाएगा। 11 तारीख से अर्बन बॉडीज़ का नॉमिनेशन लेना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए, अर्बन बॉडी के लिए हमारे पास पूरे ईवीएम हैं। हमें 35,000 ईवीएम लगते हैं अर्बन बॉडी के लिए, हमारे पास 55,000 है।
लेकिन पंचायत का चुनाव कराने के लिए हमें करीब 1 लाख से ज़्यादा ईवीएम लगेंगे, जो हमारे पास नहीं है। इसलिए ये व्यवस्था हुई है कि दोनों चीज़ों का कि इस्तेमाल दोनों चीज़ें हो जाएं, बहुत जल्दी हम चुनाव ख़त्म कर लें, क्योंकि बहुत लंबा आचरण संहिता को खींचना प्रदेश के विकास के लिए एक बहुत बड़ा रोड़ा है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक सवाल पूछना चाहूँ, चूँकि आपने डिस्क्राइब किया ईवीएम के, आप फैक्ट्री गए थे, आपने पूरा उस प्रोसेस को देखा, तो इतने सवाल क्यों उठते हैं ईवीएम पे? बार बार ये उठता है कि जो फॉरेन कंट्रीज़ है, जो माना जाता है कि वो इंडिया से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, वो अगर बैलेट पेपर से करा रहे हैं चुनाव, तो हम क्यों ईवीएम से करा रहे हैं? हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि हम जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं और डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, हम उनकी नकल करें। एक समय था जब हमारी नकल करके दुनिया आगे बढ़ी है। सबसे आगे तो हम ही थे, हिंदुस्तान ही तो आगे था, सारी चीज़ें तो हम ही ने सिखाई हैं इन लोगों को। आज हमें इनकी कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो ऐसा नहीं कर रहे हैं इसलिए जो हम कर रहे हैं बुरा है, ये भी कोई लॉजिक नहीं है। हम जो कर रहे हैं अच्छा है, बहुत सारे लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, और ये जो डेवलप्ड वर्ल्ड है आप देखोगे ये भी एक दिन हमको फॉलो करेंगे ईवीएम में। जी बिल्कुल। चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा, मैं जानना चाहूँगी, चूँकि आपकी अगर हम बात करें तो आप बहुत, आपका अगर हम करियर की बात करें तो यू वर ए वेरी रिनाउंड आईएएस ऑफिसर, आप स्टेट के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो कई बार जब बात होती है तो ये होता है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक्चुअली में जो है पूरा पॉलिटिकल सिस्टम को या सरकार को रन करती है। तो आप क्या कहेंगे इस पर? ऐसा नहीं है। ब्यूरोक्रेसी का अपना रोल है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का अपना रोल है। जिस समय निर्वाचित सरकार नहीं होती है प्रदेश में, जब राष्ट्रपति शासन होता है, उस समय ब्यूरोक्रेसी में क्या कन्फ्यूजन होता है ये वही जान सकता है जिसने राष्ट्रपति शासन में काम किया है। हमने काम किया है राष्ट्रपति शासन में, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, और बहुत सारे जो निर्णय लेने होते हैं जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव खड़ा होकर के ले लेता है, वो निर्णय नहीं हो पाते हैं। तो सरकार तो चलती पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और ब्यूरोक्रेसी के साथ मिल करके ही है, दोनों अपना अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन लीड तो हमेशा पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी ही करती है जी। पॉलिटिकल लीडरशिप, नॉट ब्यूरोक्रेसी। और मध्य प्रदेश के लिए बार बार कहा जाता है, पहले जब कांग्रेस का रेजीम था, चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह जी थे, उसके बाद अब शिवराज सिंह चौहान जी हैं, काफ़ी सालों से है, लंबे अरसे से वो चीफ मिनिस्टर। तो बार बार ये कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी ने ही पॉलिटिकल जो है लीडर्स या चीफ मिनिस्टर को मतलब रन किया है, ब्यूरोक्रेसी हावी रही है। ये हर वक्त बोला गया, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी के समय की बात करें या शिवराज सिंह चौहान जी की बात करें। आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपको, मुझे याद है आप कलेक्टर थे भिलाई जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ साथ था और चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह थे, तो आप उस समय का भी आपने रेजिम देखा है। यू वर्कड क्लोजली विद शिवराज सिंह चौहान जी ऑल्सो। जो आपके प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिए उचित नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़े से पॉलिटिकल ओवरटोन्स भी हैं। आई शुड स्टीयर क्लियर ऑफ दिस। मैं केवल इतना कह सकता हूँ बिना कोई नाम लिए कि ऐसा नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे रन करती है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और ब्यूरोक्रेसी मिल करके स्टेट को चलाते हैं। उसमें डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं जी। चलिए, आप चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, उसके बाद आप आज यहाँ पे हैं, इस पोजीशन पे हैं। कई बार ये भी सवाल उठता है, लोग ये कहते हैं वाई शुड देयर बी, पुनर्वास क्यों हो एक रिटायर्ड ऑफिसर का? कुछ का होता है, सबका नहीं होता है, तो क्यों होना चाहिए? बिल्कुल कतई नहीं होना चाहिए, कोई पुनर्वास नहीं होना चाहिए। लेकिन ये पुनर्वास नहीं है। अच्छा। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्रिएटेड एक पद है जिस पर एक चीफ सेक्रेटरी रैंक के आदमी को पदस्थ किया जाना है, तो और वो नौकरी में नहीं होना चाहिए, तो पुनर्वास तो नहीं है।
मैं केवल स्पेसिफिकली आपकी नहीं बात कर रही थी, मैं और भी लोगों की, जैसे और भी जो ऑफिसर्स हैं आफ्टर रिटायरमेंट जब उनको एक नई पोजीशन दी जाती है तो उस पर कई बार सवाल उठता है, तो मैं उसको लेके पूछ रही थी, तो उस पर आप क्या कहेंगे? सरकार को आधी तनख्वाह पर 35 साल के अनुभव का एक आदमी मिल जाता है जो बहुत खुशी खुशी काम करता है। जो रिटायरमेंट के बाद जो लोग रीअपॉइंटमेंट पर होते हैं उन्हें पे माइनस पेंशन मिलती है, जो बहुत बड़ी रकम नहीं होती है, और अगर वो इस जॉब में नहीं भी होते तो बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होते। सरकार को केवल पे माइनस पेंशन माने एग्जैक्टली आधी तनख्वाह देनी पड़ती है। वही आदमी जो पूरी तनख्वाह पर बहुत उच्च पद पर काम कर रहा था अब आधी तनख्वाह पर कुछ और काम कर रहा है सरकार के लिए, तो सरकार तो गेनर ही है। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। आई थिंक ये जितने भी क्रिटिक्स होंगे जो कहते होंगे उनको आपका ये आंसर सुनना चाहिए। वेरी वेल पुट। चलिए कुछ आपके बारे में बात करती हूँ। मुझे जितना याद है आपको पढ़ने का बहुत शौक था। आप IAS बनने से पहले यू वेर इनटू टीचिंग। जी। तो अभी तो खैर आप यू आर इन पोजीशन, आप जॉब कर रहे हैं, लेकिन जो खाली वक्त होता है, अपना समय होता है, मी टाइम होता है, क्या करते हैं आप? खाली समय पढ़ता हूँ, टीवी देखता हूँ। इनफैक्ट कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया। मेरे बच्चे आते थे, वो नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम ये सब टीवी में सेट करके जाते थे। हाँ। मुझे समझा के जाते थे कि इसको कैसे देखना है। हाँ। और जब लौट करके आते थे और पूछते थे कि आपने क्या देखा, और मैं बताता था कि मैंने कुछ नहीं देखा, तो वो बहुत बहुत नाराज़ होते थे कि आप कुछ करिए, देखिए, समझिए। टेक सेवी बनिए, मतलब टेक सेवी नहीं, टेक सेवी तो हम नहीं हैं, लेकिन इतना हम जानते हैं कि उसको कैसे चलाना है। हमें कोई मोटिवेशन नहीं था उसे देखने का, इच्छा नहीं थी। जब कोरोना में लॉकडाउन हुआ, हम सब घरों में बंद हो गए, तो तब समझ नहीं आया कि समय कैसे व्यतीत करें। शुरू के एक आध महीने तो पढ़ने में बीते, बट पढ़ने की भी एक सीमा, कितना पढ़ोगे आप। फिर ये बात समझ में आई कि बच्चे तो नेटफ्लिक्स लगा गए हैं, बार बार डांटते हैं आकर के, तो फिर नेटफ्लिक्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो एक नई दुनिया खुली। तो उससे हमने ये पाया कि हमारे देश में गैर हिंदी भाषी भाषाओं में इतनी अच्छी फिल्में बन रही हैं जिनके बारे में हम कुछ जानते नहीं, और इतनी साहसी फिल्में बन रही हैं, ऐसे विषय वो उठा लेते हैं, ख़ास तौर से मलयालम फिल्में। तो बहुत ही शक्तिशाली हैं। तो नीचे इंग्लिश सबटाइटल आती है, उससे आप फिल्म फॉलो करते हैं, तो एक नई दुनिया खुली। तमिल फिल्में बहुत अच्छी कुछ बनती हैं। अभी जय भीम मैं कहूँगा, जिसने नहीं देखा हो वो देखे। तो एक नई दुनिया खुली, तो लॉकडाउन के दौरान उसको देखा। अब मौका ज़रा कम मिलता है, अगर मिलता है तो ट्राई करते हैं कि कोई दूसरी भाषा की भारतीय फिल्म। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही। और अगर हम देखें, जो आप बात कह रहे हैं, आपने कोरोना में डिस्कवर किया है अन्य भाषा की फिल्में। इन दिनों अगर हम बात करें तो पैन इंडिया, अक्रॉस इंडिया साउथ की फिल्में चल रही हैं और हिंदी फिल्म्स फ्लॉप हो रही हैं। RR की बात करें, पुष्पा की बात करें, तो ये एक जो आप बात कह रहे हैं वो अभी इन दिनों बॉलीवुड में भी हो रहा है। बहुत बड़ा कारण है उसका। उस कारण को अगर हिंदी सिनेमा समझ जाएगा तो सुधर जाएगा, नहीं तो उसका समय ख़राब आने वाला है। जब हम लोग पढ़ते थे स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो सिंगल थिएटर होते थे। सिंगल थिएटर में मेजर क्राउड थर्ड क्लास और सेकंड क्लास में होती थी। थर्ड क्लास होता था, सेकंड क्लास होता था, फर्स्ट क्लास होता था और बालकनी होती थी। हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो बालकनी का टिकट 3 रुपये 20 पैसे का और फर्स्ट क्लास का टिकट 1 रुपये 85 पैसे का मिलता था। 3 रुपया 20 पैसा बहुत ज़्यादा होता था हम लोगों के लिए, हॉस्टल में रहते थे तो 1 रुपये 85 पैसे की टिकट कटा करके देखते थे। जो फिल्में बनती थी वो हमारे आगे जो लोग बैठे हुए थे उनको केटर करते थे, इसलिए वो लॉस्ट एंड फाउंड एक फार्मूला अगर पकड़ लिया तो उस पर 250 फिल्में उन्होंने बना दी हैं। उन 250 में से 100-125 हिट हो गए। फिर जब मल्टीप्लेक्सेस का दौर आया तो मल्टीप्लेक्स पॉपुलेशन के लिए फिल्में बनने लगी। जो सिंगल थिएटर पॉपुलेशन थी वो इग्नोर हो गई। इसकी एक
एक लाइफ स्पैन होता है जो आप केवल मेट्रोपॉलिटन सिटी के दर्शक को केटर करें। जब तक आप गांव का, जैसे सीरियल्स लोग देखते हैं दुनिया भर के, आजकल तो कुछ भी दिखाते हैं ओटीटी चैनल पे, तो लोग इसका फ़ायदा दिखा के अश्लीलता भी परोस रहे हैं। लेकिन जो पंचायत करके एक कोई सीरियल आया है, उसने चारों ओर धूम मचा दिया। उसकी धूम सुन के मैंने कहा कि मैं भी देखूं इसमें क्या है। वेरी सिंपल स्टोरी, सीधी सी स्टोरी, जो हर आदमी को लगेगा कि अरे ये तो मेरे गांव में होती है, ये तो हो रहा है। कोई विलेन नहीं है, कोई स्मगलिंग नहीं हो रही, कोई मर्डर नहीं हो रहा है, कोई क्राइम नहीं हो रहा है, कोई आइटम नंबर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, एकदम सीधे सच्चे डायलॉग्स हैं। पूरे देश में उसकी धूम मची हुई है। एवरीबडी इज़ लाइकिंग इट। जबकि पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 2 साल बाद आया। पीपल वेर वेटिंग। बहुत अच्छी बात आपने ये कही। जाते जाते मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, इतना लंबा अनुभव आपके पास है, क्या कभी कुछ किताब लिखेंगे, कुछ ऐसा? मेरे साथ बड़ी दुर्घटना घटी। मैं कुछ कहानियाँ लिखता था। मैंने एक डायरी में लिख रखी थी बहुत सारी कहानियाँ, मोटी सी डायरी थी मेरी। तो रिटायर होने के बाद वो मेरे एक बड़ी अटैची में वो पड़ी रहती थी। जब मुझे ज़रूरत होती थी मैं निकाल के लिखता था। जब रिटायर होने के बाद मैंने कहा कि अब थोड़ा कुछ और कहानियाँ मेरे दिमाग में हैं, उन पर काम करूँगा, उनको लिखूँगा और फिर इनको छापूँगा। तो मुझे वो डायरी गायब मिली। उसकी बहुत सी चीज़ें मुझे याद हैं। मेरे घर वालों ने कहा फिर से बैठो, फिर से लिखो, लेकिन अभी मोटिवेशन ही मेरा नहीं पैदा हो रहा है। बहुत सारे हमारे सीनियर अफसर जैसे पीके दास साहब ने एक दिन मुझे बहुत समझाने की कोशिश की कि भाई खो गया, लिखो फिर से, तुम्ही ने तो लिखा था, तुम ही लिख दोगे। तो अभी हम डीमोटिवेटेड हैं, बट अगर हम किसी दिन बैठेंगे तो हम 1 महीने में 10, 20, 12 कहानियाँ अपनी पुरानी ही लिख देंगे और वो पब्लिश कर देंगे। कब मोटिवेशन होगा पता नहीं। अभी तो कोई ज़ीरो मोटिवेशन। अभी तो आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। दोनों पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव हैं, बहुत बड़ा चैलेंज है आपके सामने में। और आपने स्वदेश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम सबकी बात को समय दिया, इतना विस्तार से हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। तो दर्शकों, इस बार के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।